औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में हम दो क्लासेस डिस्कस करेंगे। एक है अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, दूसरे हैं टेट्रासाइक्लिन्स। ये दोनों वो ड्रग्स की क्लासेस हैं जो बैक्टीरिया की प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर रही हैं। हमारे पास दो राइबोसोमल सब यूनिट्स होते हैं। 50s राइबोसोमल सब यूनिट होता है एंड 30s राइबोसोमल सब यूनिट होता है। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स एंड टेट्रासाइक्लिन्स दोनों 30s राइबोसोमल सब यूनिट पे बाइंड करते हैं और फिर बैक्टीरिया की प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब दोनों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम होगा। आया हम बात अमाइनोग्लाइकोसाइड्स की करें या हम बात टेट्रासाइक्लिन्स की करें, दोनों कहाँ पे जाके इनहिबिट कर रहे हैं? 30s राइबोसोमल सब यूनिट पे, और वहां पे बैक्टीरिया की प्रोटीन सिंथेसिस को स्टॉप कर रहे हैं। तो टेट्रासाइक्लिन्स बेसिकली हमारे पास नेचुरली अक्रिंग होती हैं। ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस हैं जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन किया जाता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही किल करने का काम कर रही होती हैं। किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन किया जाता है? स्ट्रेप्टोमाइसीस कोएली कलर से। और जो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हैं वो भी नेचुरली अक्रिंग हैं। उनका हमारे पास सोर्स है स्ट्रेप्टोमाइसीस ग्रीसियस। ये दोनों में एक डिफरेंस है, दोनों का जो माइक्रोब है वो डिफरेंट है। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसीस ग्रीसियस एंड टेट्रासाइक्लिन्स फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसीस कोएली कलर। अब हम बारी बारी दोनों टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो टेट्रासाइक्लिन्स जो है उनकी क्लासिफिकेशन ऑन ड्यूरेशन ऑफ एक्शन अगर देखी जाए, शॉर्ट एक्टिंग है, इंटरमीडिएट एक्टिंग है और लॉन्ग एक्टिंग है। शॉर्ट एक्टिंग की हाफ लाइफ 6 to 8 आवर होती है और इसमें दो ड्रग्स हैं, टेट्रासाइक्लिन्स एंड ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन्स। इंटरमीडिएट में डिमिक्लोसाइक्लिन एंड मेथासाइक्लिन, हाफ लाइफ है इनकी 12 आवर। जब 12 आवर हाफ लाइफ है तो इसकी हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? BD, ये ट्वाइस अ डे एडमिनिस्टर करवाई जाएगी। लॉन्ग एक्टिंग में दो ड्रग्स हैं, अगेन डॉक्सीसाइक्लिन एंड मिनोसाइक्लिन्स। हाफ लाइफ इनकी हमारे पास 16 आवर होती है। अच्छा, अब जो ग्राफ होता है एंटीबायोटिक्स का, डोज इफेक्ट लीनियर नहीं होता। टेट्रासाइक्लिन्स के केस में ग्राफ लीनियर नहीं होगा जिस तरह एनसेड्स का लीनियर होता है। इनमें ग्राफ ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स कर्व आता है, ग्राफ लाइक स्टेयर्स होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई एक ड्रग BD है, हमने उसकी डोज ले ली, 12 आवर के बाद क्या होगा? उसकी कंसेंट्रेशन डिक्लाइन करने लग जाएगी। अभी वो मिनिमम इनहिबिटरी कंसेंट्रेशन अचीव नहीं हुई कि इफेक्ट आने लगे। हमने एक ड्रग की डोज ली, वो यहाँ तक हमारा पहुंचा था अभी ग्राफ। अब क्या हुआ? हमने अगली डोज अभी नहीं खाई, वो इफेक्ट रिड्यूस होने लग जाएगा, डिक्लाइन करने लग जाएगा। हम अब अगली डोज खाएंगे तो क्या होगा? उसने मिनिमम इनहिबिटरी कंसेंट्रेशन अचीव कर ली। अब वो अचीव होने के बाद थेराप्यूटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। एनसेड्स के केस में जिस तरह होता है ग्राफ लीनियर इंक्रीज करता है, उस तरह से नहीं होगा हमारे पास। सेकंड जो इनकी क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स है, जिसमें नेचुरली अक्रिंग है। उसमें हमारे पास टेट्रासाइक्लिन्स हैं, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है, क्लोरटेट्रासाइक्लिन है एंड डेमिक्लोसाइक्लिन है। सेमी सिंथेटिक टेट्रासाइक्लिन्स में डॉक्सीसाइक्लिन, मिनोसाइक्लिन, मैक्लोसाइक्लिन, मेथासाइक्लिन, डॉलीटेट्रासाइक्लिन एंड लाइमीसाइक्लिन। अब बेसिकली जो मेन चीज है समझने वाली, वो हमारे पास ये डायग्राम है जिसमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। हमारे पास दो राइबोसोमल सब यूनिट्स होते हैं, 50s एंड 30s। हमने क्या कहा? अमाइनोग्लाइकोसाइड्स और टेट्रासाइक्लिन्स कहाँ काम कर रहे थे? 30s राइबोसोमल सब यूनिट पे। तो अभी हम 30s ही डिस्कस करेंगे। 30s राइबोसोमल सब यूनिट पे टेट्रासाइक्लिन्स कहाँ पे काम कर रहे हैं? वो बेसिकली ट्रांसफर RNA की मैसेंजर RNA से जो अटैचमेंट होती है वो नहीं होने देंगे, कॉम्प्लेक्स नहीं बनने देंगे। ट्रांसफर RNA का विद मैसेंजर RNA, और बाइंड कहाँ कर रहे हैं? स्मॉलर सब यूनिट पे, 30s राइबोसोमल सब यूनिट पे।
एमाइनोग्लाइकोसाइड्स फॉर एग्जांपल स्ट्रेप्टोमाइसिन, वो जाके मैसेंजर आरएनए पे इस जगह पे बाइंड करेगा 30S पे, यहाँ पे शेप चेंज कर देगा। जब शेप चेंज होगी तो क्या होगा, इनकरेक्ट रीडिंग होगी मैसेंजर आरएनए के ऊपर। तो यहाँ से हमें पता चला कि टेट्रासाइक्लिन्स और एमाइनोग्लाइकोसाइड्स किस जगह पे बाइंड कर रही हैं 30S पे। बाइंड दोनों 30S पे कर रही हैं, लेकिन टेट्रासाइक्लिन क्या कर रहे हैं, अटैचमेंट के साथ इंटरफेयर कर रहे हैं। ट्रांसफर आरएनए की जो अटैचमेंट मैसेंजर आरएनए के साथ हो रही थी, और एमाइनोग्लाइकोसाइड्स ने शेप चेंज की ताकि इनकरेक्ट रीडिंग हो। तो बेसिकली टेट्रासाइक्लिन ने रीडिंग ऑफ कोडोन नहीं होने दी। अब हमारे पास टर्म्स यूज हुई हैं, कोडोन क्या है, एंटी कोडोन क्या है। कोडोन बेसिकली हमारे पास क्या होता है, कोडोन हमारे पास सेट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स होता है। बेसिकली कोडोन हमारे पास क्या है, सीक्वेंस ऑफ, कोडोन बेसिकली हमारे पास सीक्वेंस है 3 डीएनए और आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स का, जो कि कोरेस्पोंड कर रहा होता है स्पेसिफिक अमाइनो एसिड के लिए। एंटीकोडोन क्या होता है, वो सीक्वेंस जो डिटरमाइन कर रहा होता है अमाइनो एसिड को, जिसको ट्रांसफर आरएनए कैरी कर रहा होता है। तो 30S पे हमारे पास मैसेंजर आरएनए पे 30S, एंड राइबोसोमल और ट्रांसफर आरएनए कहाँ पे है, 50S राइबोसोमल सब यूनिट के ऊपर। स्ट्रेप्टोमाइसिन एमाइनोग्लाइकोसाइड कहाँ जाके बाइंड करेगी, 30S राइबोसोमल सब यूनिट पे, वहां पे स्ट्रक्चर को डिस्टॉर्ट करेगी, जिसकी वजह से क्या हुआ, मिस रीडिंग होगी। तो इस तरह से ये हमारे पास इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया। ये उसको हमने थोड़ा सा थ्योरेटिकली देख लिया। देन जो नेक्स्ट हमारे पास है टेट्रासाइक्लिन्स का स्पेक्ट्रम। हमने जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें हमने इनका स्पेक्ट्रम देख लिया था कि ग्राम पॉजिटिव में, ग्राम नेगेटिव में, क्लेमिडियाज में, रिकेट्सियाज में, सब में ये इफेक्टिव हैं। रेजिस्टेंस मैकेनिज्म्स अगर इनके हम देखें तो इनमें पहले तो सबसे एंजाइमेटिक इनएक्टिवेशन है। होता क्या है कि बैक्टीरिया एसिटाइल ग्रुप की एडिशन कर देता है। जब एसिटाइल ग्रुप की एडिशन होगी तो क्या होगा, हमारे पास ड्रग अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेगी। ड्रग अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगी, बैक्टीरिया क्या करेगा, वापस प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट कर देगा। ड्रग ने क्या करना था, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करना था किसी तरह से। अब जब रेजिस्टेंस हुआ तो प्रोटीन सिंथेसिस होने लग गई, ड्रग तो अपना काम नहीं कर रही। सेकेंड हमारे पास मैकेनिज्म है इफ्लक्स पंप्स जनरेशन का, जिसमें हमारे पास ड्रग को बैक्टीरिया एक्टिवली पंप करने लग जाता है आउट ऑफ द सेल। जनरली हमारे पास कोई भी फ्लक्स पंप्स प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन म्यूटेशंस की वजह से सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में फ्लक्स पंप्स बन जाते हैं। वो पंप्स क्या करेंगे, ड्रग को आउट ऑफ द सेल पंप करना स्टार्ट कर देते हैं। थर्ड मैकेनिज्म हमारे पास है अल्टरेशंस एट टारगेट साइट, जिसको हमने लॉक एंड की मॉडल वाली एग्जांपल जिसको हमने कंसीडर किया था कि हमारे पास एक्टिव साइट पे शेप चेंज होगी, एंटीबायोटिक जाके बाइंड नहीं कर सकेगी, तो क्या होगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा। काइनेटिक्स में हमारे पास 30% प्लाज्मा प्रोटीन बाउंडिंग के साथ कौन सी ड्रग्स हैं, क्लोरटेट्रासाइक्लिन, फिर टेट्रासाइक्लिन, मेथासाइक्लिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन और डेमिक्लोसाइक्लिन की अब्जॉर्प्शन 60 to 70% है। डॉक्सीसाइक्लिन और मीनोसाइक्लिन की 95 to 100% है। अब किसी को भी आप टेट्रासाइक्लिन इंडिकेट कर रहे हो कि आपने ये लेनी है, तो साथ आप उसको क्या सजेशंस दोगे क्लिनिकल सेटिंग्स के अंदर। सबसे पहले तो उस बंदे को ये बताया जाएगा कि आपने डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ इनको नहीं लेना, मिल्क के साथ नहीं लेना, चीज के साथ नहीं लेना, आपने किसी भी जीआईटी की ड्रग के साथ नहीं लेना, एंटासिड्स के साथ नहीं लेना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के साथ नहीं लेना। क्यों, क्योंकि उसके अंदर हमारे पास कैटाइंस प्रेजेंट है, एल्यूमिनियम है, कैल्शियम है। ये जाके टेट्रासाइक्लिन के साथ बाइंड करके चिलेट्स बना देते हैं। अब उन चिलेट्स की एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकेगी। इस वजह से जब टेट्रासाइक्लिन जब आईवी एडमिनिस्टर करवाई जाती हैं तो उनके बफर सॉल्यूशंस बनाए जाते हैं। इनके सीरम बाइंडिंग 40 to 80% होती है, ड्रग टू ड्रग वेरी कर रही होती है। अब टेट्रासाइक्लिन को एक तो एडमिनिस्टर करते वक्त हमने क्या बताया कि हमने डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ नहीं लेना, एंटासिड्स वगैरह के साथ नहीं लेना। सेकेंडली, फूड के साथ भी नहीं लेना। अगर आपने
खाने से पहले, नाश्ते से पहले लेनी है तो आप उसके आधा घंटा पहले लोगे, क्योंकि उस टाइम आपका स्टमक एम्प्टी है। 30 मिनट्स के अंदर अंदर ड्रग आपकी स्टमक को बाईपास करके आगे चली जाएगी, बाद में आप खाना खा सकते हो। लेकिन अगर आफ्टर फूड लेनी है तो आप 2 घंटे बाद दोगे, क्योंकि खाने के साथ आपका स्टमक एम्प्टी टाइम 2 आवर हो जाता है। फिर हम वेट करेंगे कि पहले स्टमक एम्प्टी हो जाए, आपकी फूड डाइजेस्ट हो जाए, फिर आप एम्प्टी स्टमक पे ड्रग लोगे। टेट्रासाइक्लिन से एडवर्स इफेक्ट्स हमारे पास क्या आते हैं? माउथ, लिप्स, टंग, गम्स पे, इनर साइड ऑफ चीक्स पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है जिसको स्टोमाटाइटिस कहते हैं। ओरल म्यूकस में ब्रेन्स की इन्फ्लेमेशन है। नोजिया है। पेरिओरल रैशेस आ जाते हैं चिन पे, अपर लिप्स पे। सॉर थ्रोट हो जाती है लेरिंक्स रीजन पे। हेडेक है। फोटोसेंसिटिविटी है। डिसकलरेशन ऑफ नेल्स है। सनबर्न्स है। एक्सफोलिएटिव डर्माटाइटिस है। फोटोसेंसिटिविटी से क्या मतलब है? अब हमने टेट्रासाइक्लिन्स को एडमिनिस्टर करवाने के बाद सनलाइट में भी नहीं जाना। टेट्रासाइक्लिन कहाँ कहाँ यूज हो रही हैं? एक्नी में भी यूज हो रही होती है, क्योंकि ब्रॉड स्पेक्ट्रम है तो एंटी एक्नी, वेनिरल इन्फेक्शंस में जिस तरह सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हो गई, एटिपिकल निमोनिया में, प्लेग वगैरह के अंदर, रिकेट्सियल इन्फेक्शंस में जिसको ताउन कहते हैं, रिलैप्सिंग फीवर में, एटिपिकल निमोनिया में, और कॉलरा। कॉलरा क्या है? वाटरी डायरिया। टेट्रासाइक्लिन्स को किन फूड के साथ अवॉइड करना है या किस ड्रग के साथ अवॉइड करना है? कॉन्ट्राइंडिकेटेड है फूड, कैल्शियम सप्लीमेंट्स, मल्टीविटामिन्स, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट्स, पेनिसिलिन्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। तो जो फार्मासिस्ट का रोल है वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर है। हमने उसके इंटरेक्शंस देखने हैं, हमने इंडिकेशंस देखनी है, हमने एडवर्स इफेक्ट्स देखने हैं। नेक्स्ट जो क्लास है अब वो हम डिस्कस करेंगे अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। अमाइनोग्लाइकोसाइड जो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स थे, और कहाँ पे जाके बाइंड कर रहे थे? 30S राइबोसोमल सब यूनिट पे, वहां पे प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर रहे थे। सोर्स क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस। इसकी भी क्लासिफिकेशन दो तरह से है, सिस्टेमिक, टॉपिकल। सिस्टेमिक में है स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, केनामाइसिन, एमिकासिन, सीसोमाइसिन, टॉब्रामाइसिन एंड नेटिलीमाइसिन। टॉपिकल में दो एजेंट्स हैं, नियोमाइसिन एंड फ्रिमाइसिटिन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बेसिकली होता क्या है? इनिशियली हमारे पास ड्रग किस तरह अंदर जा रही होती है? हमारे पास बैक्टीरिया की सेल वॉल से इनिशियली पोरिन चैनल्स के थ्रू ड्रग की पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है। अमाइनोग्लाइकोसाइड बैक्टीरिया के अंदर जा रहे होते हैं, लेकिन इतनी ड्रग की अमाउंट अंदर नहीं जाती कि बैक्टीरिया को किल कर सके। तो फिर हमारे पास बाकी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है प्रोटोन पंप्स के थ्रू। ये बेसिकली एक ऑक्सीजन डिपेंडेंट प्रोसेस होता है। अब ड्रग अंदर चली गई पैसिवली भी और एक्टिवली भी। अब वो जाके 30S राइबोसोमल सब यूनिट पे बाइंड करेगी, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के साथ इंटरफेयर करेगी, हमारे पास मैसेंजर आरएनए पे मिस रीडिंग करवाएगी, जो हमने डायग्राम में पहले देखा। मिस रीडिंग होगी, इनसाइड बैक्टीरियल सेल वॉल ऑफ ड्रग साइटोसोल तक पहुंच चुकी है, वहां जाके पोलिसोम्स को कन्वर्ट करेगी मोनोसोम्स में। अब सेल वॉल की इनहिबिशन हो गई, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिशन हो गई, साइटोसोल एक्सपोज हो गया टू इन्वायरमेंट ड्रग तक। तो अब बेसिकली क्या है? बैक्टीरिया की प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट कर दी इस तरह से। अब इसमें रेजिस्टेंस किस तरह से डेवलप होता है? फर्स्ट जो मैकेनिज्म है इंजाइम, इंजाइमेटिक इनएक्टिवेशन। बेसिकली होता क्या है? हमारे पास प्लाज्मिड मेडिएटेड ट्रांसफरेज एंजाइम सिंथेसाइज हो जाता है। ये एंजाइम क्या करेगा? ड्रग को डिग्रेड कर देगा। सेकेंड हमारे पास रेजिस्टेंस मैकेनिज्म है डिक्रीज्ड ट्रांसपोर्ट इन द साइटोसोल। हमारे पास सेल वॉल की, सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी डिक्रीज करती है तो ड्रग की ट्रांसपोर्ट डिक्रीज हो जाती है। थर्ड है डिलीशन और अल्टरेशन एट टारगेट साइट। हमारे पास 30S के ऊपर ये अल्टरेशंस आती हैं, कोई बेस पेयर की एडिशन हो जाती है, कोई डिलीशन हो जाती है, जिसकी वजह से अमाइनोग्लाइकोसाइड बाइंड नहीं कर सकेंगी।
इनका स्पेक्ट्रम अगर देखा जाए तो ये इफेक्टिव है अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव एरोबिक बैक्टीरिया जैसे प्रोटियस, सूडोमोनास, ई कोलाई, इंटेरोबैक्टर, क्लेब्सिएला एंड शिगेला। कुछ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में भी जिस तरह के स्टेफ ओरियस और स्ट्रेप्टोविरिडेंस। कहाँ पे इफेक्टिव नहीं है? अब जिन पे नहीं इफेक्टिव वो ग्राम पॉजिटिव बेसिलाए है और ग्राम नेगेटिव एन एरोबिक कोकाए है। काइनेटिक्स में हम एक ही पॉइंट बताएंगे कि बेसिकली ये ड्रग्स पोलर हैं, हाइड्रोफिलिक हैं, इस वजह से ये लोकली यूज हो रही होती हैं। सिस्टेमिक इतने इनके इफेक्ट्स नहीं आ रहे। क्यों? टॉपिकली इनको अप्लाई किया जा रहा है क्योंकि ये हमारे पास हाइड्रोफिलिक हैं। मेम्ब्रेन लिपोफिलिक होती है तो क्या होगा? लिपोफिलिक मेम्ब्रेन तो हाइड्रोफिलिक को इतना अच्छा पेनिट्रेट नहीं करने देगी, इस वजह से इनकी पुअर ओरल बायोअवेलेबिलिटी होती है। या तो इनको पेरेंट्रली दिया जाता है या इनको हम लोकली टॉपिकली स्किन पे अप्लाई कर रहे होते हैं टारगेट साइट पे, ताकि वहां पे ये रिस्ट्रेन रहे। पुअर डिस्ट्रीब्यूशन है तो वहां पे हमारे पास ये लोकल इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगी। देन इनका मेटाबॉलिज्म देखा जाए तो इन पे जो हमारे पास आ रही होती है नेफ्रोटॉक्सिसिटीज हो जाती हैं। इनका कोई स्पेसिफिक मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा, ड्रग अनचेंज्ड इन द यूरिन एक्सक्रीट हो रही होती है। इस वजह से किडनी कंप्रोमाइज पेशेंट्स के अंदर हमें ड्रग की डोज मॉनिटर करनी पड़ती है, एडजस्ट करनी पड़ती है, क्योंकि वहां पे क्रिएटिनिन क्लियरेंस रेट कम होता है तो नेफ्रोटॉक्सिसिटीज हो सकती हैं। तो क्रिएटिनिन क्लियरेंस का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? नॉर्मल डोज मल्टीप्लाई बाय क्रिएटिनिन क्लियरेंस ऑफ पेशेंट डिवाइडेड बाय नॉर्मल क्रिएटिनिन क्लियरेंस। इंडिकेशंस क्या है? कहाँ कहाँ पे हम अमाइनोग्लाइकोसाइड्स को यूज कर सकते हैं? एक्सटर्नल ईयर इन्फेक्शंस में, कॉन्जंक्टिवाइटिस में, सिस्टेमिक सेप्टिसीमिया, प्लेग, निमोनिया, ट्यूबरक्यूलोसिस, बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, सेप्टिसीमिया है, सेप्टिक शॉक है, पेल्विक एंड एब्डोमिनल सेप्सिस है, बेसिलरी इन्फेक्शंस है ग्राम नेगेटिव, उन सब में इसको यूज किया जा सकता है। इनके एडवर्स इफेक्ट्स या टॉक्सिसिटीज अब हमारे पास कहाँ पे आ रही हैं? इनकी टॉक्सिसिटीज बेसिकली 3 तरह की होती हैं। नेफ्रोटॉक्सिसिटीज है, ओटोटॉक्सिसिटीज है और न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड है। ओटोटॉक्सिसिटीज में वेस्टिब्यूलर डैमेज भी आ सकता है और कॉक्लियर डैमेज भी हो सकता है। टाइनेटस, कानों में सीटी की आवाजें आएंगी, हेयरिंग लॉस हो सकता है। कॉक्लियर डैमेज किन ड्रग्स की वजह से? नियोमाइसिन, एमिकासिन, केनामाइसिन एंड टॉब्रामाइसिन। वेस्टिब्यूलर डैमेज किन ड्रग्स की वजह से होगा? स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन एंड टॉब्रामाइसिन की वजह से। वो ड्रग जिससे लीस्ट ऑटोटॉक्सिसिटीज होती हैं वो है नेटिलिमाइसिन। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड में क्या होगा? नंबनेस होगी, इम्पेयर्ड फंक्शन होगा, पेशेंट हैंडीकैप हो सकता है। ये जो नेफ्रोटॉक्सिसिटीज और न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड है ये इरिवर्सिबल है, लेकिन ओटोटॉक्सिसिटीज रिवर्सिबल होती हैं। एट्थ क्रेनियल नर्व पे डैमेज हो रहा होता है, इम्पेयरमेंट होती है जिसकी वजह से ऑटोटॉक्सिसिटीज आ रही होती हैं। नेफ्रोटॉक्सिसिटीज किन ड्रग की वजह से होती हैं? टॉब्रामाइसिन, जेंटामाइसिन एंड एमिकासिन। लीस्ट नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग कौन सी है? स्ट्रेप्टोमाइसिन। इसलिए क्लिनिकल सेटिंग में स्ट्रेप्टोमाइसिन यूज की जा रही होती है। एमाइनोग्लाइकोसाइड्स की कॉन्ट्राइंडिकेशंस और इंडिकेशन इंटरेक्शंस में हम क्या देखेंगे? प्रेगनेंसी में इनको एडमिनिस्टर नहीं करवाया जाता क्योंकि फीटल ऑटोटॉक्सिसिटीज हो जाती हैं। फ्यूरोसिमाइड जो कि हमारे पास डायूरेटिक है, मीनोसाइक्लिन्स, ये बेसिकली हमारे पास टेट्रासाइक्लिन है, ये बेसिकली ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स हैं दोनों। इनके साथ भी अमाइनोग्लाइकोसाइड्स को एडमिनिस्टर नहीं करवाया जाता। कोई भी नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग हो गई, वेनकोमाइसिन है, सिस्प्लेटिन है, उनके साथ भी हम इसको एडमिनिस्टर नहीं करवाएंगे। ओपियोइड एनाल्जेसिक्स, मसल रिलैक्सेंट्स के साथ नहीं देंगे, किडनी कंप्रोमाइज पेशेंट्स में नहीं दी जाएंगी। स्ट्रेप्टोमाइसिन लीस्ट टॉक्सिक ड्रग है, लेकिन राइबोसोमल रेजिस्टेंस इसमें हो रहा होता है, इसलिए इसको सिंगल एजेंट यूज नहीं किया जाता रेजिस्टेंस की वजह से। इसको टेट्रासाइक्लिन के साथ कॉम्बिनेशन में प्लेग में दिया जाता है और फर्स्ट लाइन ड्रग यूज हो रही होती है ट्यूबरक्यूलोसिस के अंदर, वहां पे भी कॉम्बिनेशन में देंगे, सोल एजेंट इसको यूज नहीं किया जाता। जेंटामाइसिन मोर पोटेंट एंड इफेक्टिव है देन स्ट्रेप्टोमाइसिन, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है।
इसका साइनर्जेस्टिक इफेक्ट आता है एम्पीसिलिन, पेनिसिलिन जी, टाइकरसिलिन, सेफ्ट्राएक्सोन और वेनकोमाइसिन के साथ। साइनर्जेस्टिक हमने इसकी एग्जांपल दी थी 2 + 2 = कितना होता है 4। साइनर्जेस्टिक में 2 + 2 कितना होगा 5। 2 + 2 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, लेकिन 4 से ज्यादा होगा। जेंटामाइसिन और मेट्रोनिडाजोल का कॉम्बिनेशन दिया जाता है पेल्विक एंड एब्डोमिनल इन्फेक्शंस के अंदर। मेट्रोनिडाजोल फ्लैजेल के नाम से आ रही है, 400 मिलीग्राम होती है और इसको 4 टाइम्स अ डे एडमिनिस्टर करवाया जाता है। जेंटामाइसिन और टाइकरसिलिन का कॉम्बिनेशन सूडोमोनल इन्फेक्शंस में दिया जाता है। जेंटामाइसिन और सिफेलोस्पोरिन 3rd जनरेशन, उनको हम मेनिंजाइटिस में दे रहे होते हैं। टोब्रामाइसिन सेम इफेक्ट जेंटामाइसिन वाले हैं। टोब्रामाइसिन ड्रॉप्स की फॉर्म में अवेलेबल है, कंजंक्टिवाइटिस में दी जा रही होती है। सीसोमाइसिन आइडेंटिकल टू जेंटामाइसिन है, ये हमारे पास सूडोमोनल इन्फेक्शंस में यूज हो रही होती है। एमिकासिन हमारे पास सेमी सिंथेटिक लेस टॉक्सिक डेरिवेटिव है कैनामाइसिन का। इसकी वाइड स्पेक्ट्रम है, ये उन एंजाइम से रेजिस्टेंट होता है, वो एंजाइम जो जेंटामाइसिन और टोब्रामाइसिन को इनएक्टिवेट कर देते हैं। इसको रिजर्व ड्रग यूज किया जा रहा होता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस के अंदर, ग्राम नेगेटिव बेसिलरी इन्फेक्शंस में और इसके अलावा कॉम्बिनेशन में यूज हो रही होती है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्यूलोसिस के अंदर। डोज 15 मिलीग्राम पर केजी पर डे और पेशेंट यूजली 1 to 3 डोजेस लेता है तो क्योर कर जाता है। नेक्स्ट जो ड्रग है वो है नेटिलीमाइसिन, ये भी हमारे पास सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव है सीसोमाइसिन का। ये रेजिस्टेंट होती है एंजाइम से। कौन सा एंजाइम? जो एमाइनोग्लाइकोसाइड्स को इनएक्टिवेट कर देता है। एक्टिव है, इफेक्टिव है अगेंस्ट क्लेब्सिएला, इंटेरोबैक्टर एंड स्टेफाइलोकोकस। लेस इफेक्टिव है सूडोमोनल इन्फेक्शंस के अंदर। नियोमाइसिन भी वाइड स्पेक्ट्रम है, ऑइंटमेंट क्रीम्स आई ड्रॉप्स में यूज हो रही है। सिस्टेमिक नहीं दी जा सकती, क्यों? क्योंकि टॉक्सिसिटीज कर देगी। एक्सटर्नल ईयर इन्फेक्शंस में यूज होती है, टॉपिकली अप्लाई करते हैं। फ्रेमाइसिटिन भी नियोमाइसिन की तरह टॉपिकली यूज हो रही होती है, सिस्टेमिक में नहीं देंगे क्योंकि टॉक्सिसिटीज करेगी। और ये एट एंड क्रिटिनिन क्लियरेंस का फॉर्मूला है हमारे पास। क्रिटिनिन क्लियरेंस मेल्स में किस तरह हम फाइंड आउट करेंगे? 140 माइनस एज मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय सीरम क्रिटिनिन मल्टीप्लाई बाय 72। एंड फॉर फीमेल्स इस फॉर्मूला को हम मल्टीप्लाई कर देंगे विद 0.85। तो यहाँ तक हमने 2 क्लास ऑफ ड्रग्स डिस्कस कर ली। 30th राइबोसोमल सब यूनिट पे जो दोनों काम कर रही थी, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, टेट्रासाइक्लिन्स, उनका हमने मैकेनिज्म देखा, उनकी इंडिकेशंस देखी, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस देखे, फिर ड्रग इंटरेक्शंस देखे, एडवर्स इफेक्ट्स देखे। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो हम मैक्रोलाइड्स को डिस्कस करेंगे और फिर हम क्विनोलोन्स की तरफ इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। होप सो आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं। थैंक यू।